हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। और वेलकम टू केमिस्ट्री अध्ययन। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एलटी साइंस का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसके यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिनका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन एलटी साइंस में आते हैं और कैसे आप इसको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक टीचर बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं अच्छे से वीडियो को देखिए, एक डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा जिसको आप देख करके देख पाएंगे कि कितने बढ़िया से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कितनी तैयारी आपको और करनी है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाए या फिर एलटी साइंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस या कुछ तैयारी करवाई जाए। तो ये फर्स्ट वीडियो है इसके रिगार्डिंग, आप यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो एलटी साइंस 2021 में आया था, वो था द बॉन्ड एंगल इन NH3 मॉलिक्यूल इज। इसका मतलब है कि अमोनिया मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब। इसके लिए हमें VSEPR थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग जो अमोनिया होता है उसकी ज्योमेट्री जो है वो पिरामिडल होती है। ठीक है, उसमें 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़े रहते हैं नाइट्रोजन के, और एक यहाँ पर लोन पेयर होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया मॉलिक्यूल में, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर मिलकर के 4 हो जाता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो वैसे तो sp3 में जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक लोन पेयर है इस वजह से यहाँ पर जो शेप आता है वो कैसा आता है, पिरामिडल। ठीक है, और इसी लोन पेयर की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल पहुंच जाता है कितना, 107.5 डिग्री। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर इसी की जगह सेम स्टेप का स्ट्रक्चर आ जाता H2O मॉलिक्यूल, जिसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp3 है। और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन इसका शेप होता है वी शेप। तो इस वजह से यहाँ पर 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल और ज़्यादा कम हो जाता है, और वो हो जाता है 104.5 डिग्री। तो इसलिए मैं आपको और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, ताकि अगली बार अमोनिया ना पूछ के अगर H2O पूछ दे तो आप इसको भी कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 107.5 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स CH3CO CH3 एंड SCHO। देखिए ओजोनोलिसिस के लिए आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ता है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, एल्कीन कभी भी, जब भी एल्कीन माना ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन में हमें यहाँ पर ओजोन दिए रहते हैं और कोई सॉल्वेंट दिए रहते हैं। तो ये क्या करता है, ओजोन सिंपल सा, आपको जब भी ओजोनोलिसिस आता है तो आपको इस डबल बॉन्ड को बीच से ब्रेक कर देना है और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो यहाँ पर से अगर हम देखेंगे तो जैसे अगर इस वाले कंपाउंड का ओजोनोलिसिस होगा तो इससे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इतना पोर्शन हो गया अलग, और ऐसे ही ये वाला पोर्शन भी अलग हो गया, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें ऐसा कौन सा एल्कीन है जिसको अगर टूटेगा तो एक हमको कीटोन मिल जाएगा और एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो सिंपल सा ऑप्शन बी अगर हम देखें, इसके बीच से यहाँ पर से हम ओजोनोलिसिस करवाएं तो एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो, तो इसके ओजोनोलिसिस से क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ पर से CH डबल बॉन्ड O। तो SCHO ये हो गया हमारा, और CH3 C डबल CO CH3 ये हो गया। तो बी वाला ऑप्शन जो है, इस वाले एल्कीन का अगर हम ओजोनोलिसिस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक CH3CO CH3 और दूसरा SCHO। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन सिंपली केमिकल काइनेटिक्स का है। केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन आ रखा है। ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, जिसको याद है तो सिंपल से कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हमें इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी बताना है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी होता है जहां पर रेट कांस्टेंट के इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R।
ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा डी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन एलटी साइंस में जो आते हैं कुछ क्वेश्चन वो डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप पूरी केमिस्ट्री नहीं भी कर पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप हर चीज़ कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, मतलब जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे ही देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। ठीक है, और भी मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि ये वाले जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में होते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, इनको बोला जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक के एलिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एल्कली मेटल्स और दूसरे होते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप वालों को बोलते हैं एल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप वालों को एल्कली अर्थ मेटल्स बोला जाता है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि आपको जनरल क्वेश्चन बोल सकते हो, जो कि सिंपल सा आपको आ ही जाएगा आंसर। अगर आगे के क्वेश्चन देखिए, आगे के क्वेश्चन से हमारे देखो 33 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज नॉट एसिडिक। देखिए सिंपल सा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए नॉट वर्ड दे रखा है, मतलब इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक नहीं है। कई बार हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, नॉट नहीं पढ़ते हैं और आंसर लगा देते हैं कि भाई कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है। तो ऐसा नहीं करना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज नॉट एसिडिक। देखिए अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, जितने भी मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। लाइक जैसे हमने लिया भाई सोडियम का ऑक्साइड Na2O या सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, या लिया MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgOH। ये सारे के सारे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मेटल के जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और सिमिलरली जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। बस सिंपल सी बात है, जैसे नॉन मेटल में क्या हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का ऑक्साइड जैसे N2O5 हो गया, ठीक है, और या फिर HNO3 हो गया। ठीक है, कार्बन के हो गया HCOOH हो गया जैसे। ठीक है, या फिर और भी हो सकते हैं बहुत सारे। और ऑक्सीजन क्या क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन का हमारा इसके अलावा ऑक्सीजन का भी हो सकता है, इसके भी जो भी हो सकते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल के हमारे ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड होते हैं सब क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पर हमें सिंपल से यही पहचानना है कि भाई मेटल का ऑक्साइड कौन सा है, वही एसिडिक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का ऑक्साइड Na2O, ये क्या है हमारा, ये हमारा बेसिक होगा। बाकी सब कैसे होंगे, ये क्लोरीन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, सल्फर भी नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड भी एसिडिक। फॉस्फोरस भी नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड भी एसिडिक। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान में रखना आपको कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड है सब ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो भी हो वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक। तो यहाँ पर हमें ये पूछ रखा था कि कौन सा ऑक्साइड नॉन एसिडिक है। तो नॉन एसिडिक ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड यानी सोडियम का ऑक्साइड Na2O हमारा बेसिक होगा, ना कि एसिडिक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेशन बाय टोलन रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। देखिए बहुत सिंपल से रिएक्शन है, 12th लेवल का क्वेश्चन है ये, हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो होता है। तो यहाँ पर हमारा टोलन टेस्ट जो होता है वो टोलन रिएजेंट किस चीज के लिए यूज होता है, टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए हमारा टोलन रिएजेंट यूज होता है, जिसमें टोलन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड तो पॉजिटिव टेस्ट देता है लेकिन कीटोन नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या है,
टॉलरेंट रिएजेंट किसका ऑक्सीडेशन करेगा, केवल एल्डिहाइड क्या करेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं, एस्टर के लिए नहीं, अल्कोहल के लिए नहीं। इसके अलावा टॉलरेंट रिएजेंट या टॉलरेंट टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए, वो होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो क्या पता अगली बार ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा कंपाउंड इनमें से फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, तो वो कौन सा देगा, एल्डिहाइड ही फेलिंग टेस्ट भी देता है और टॉलरेंट टेस्ट भी देता है। तो इनका ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन कर पाएंगे, टॉलरेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल वाइब्रेशन फाउंड इन द CO2 मॉलिक्यूल। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने वाइब्रेशंस, फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहाँ से आ रखा है, ये BSc लेवल का क्वेश्चन है, बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सब 11th-12th लेवल के थे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी आपको फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड निकालने होते हैं किसी भी IR एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, एक होता है 3n-5 और दूसरा फॉर्मूला होता है 3n-6। ये 3n-5 जो फॉर्मूला होता है ये हमारा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होता है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होता है, और 3n-6 जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, जहां पर n जो है, n है नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं वो n नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है ऐसे, ठीक है, और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, 3n-5। तो सिंपल सा 3 × n कितने हैं, 1 2 3, 3 एटम है, 3-5, तो 3×3 = 9 -5, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर से आ जाएगा आंसर 4। तो कितने फंडामेंटल वाइब्रेशनल पाए जाते हैं हमारे CO2 मॉलिक्यूल में, वो कितने होते हैं, 4। अच्छा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो आया था ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया था। इसमें जो है हमारा इज नॉट ए क्वेश्चन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायोफिलिक कोलाइड। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए था वो फिर फॉग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें आंसर क्योंकि क्वेश्चन गलत था इस वजह से यहाँ पर 3 ऑप्शन सही थे लायोफिलिक कोलाइड वाले, जो हमारे गम, मिल्क और ब्लड, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, लायोफिलिक होते हैं। तो इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपने सही किया होगा तो सही माना जाता। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउट में था, इसके बोनस मार्क्स मिले थे जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो इसमें से आप क्वेश्चन को अच्छे समझिए, ये क्वेश्चन होना क्या चाहिए था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायोफिलिक कोलाइड, कौन सा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो इसका आंसर फॉग था। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन गलती से ये प्रिंट हो गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलाइड, इस वजह से जिसने गम किया वो भी सही है, मिल्क भी सही है, ब्लड भी सही है, ये तीनों के तीनों लायोफिलिक कोलाइड होते हैं। और लायोफिलिक कोलाइड होते क्या हैं, जो क्या हो जाते हैं, जहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में बस अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ये आसानी से जो भी कोलाइड बनते हैं वो लायोफिलिक कहलाते हैं। और लायोफोबिक वो होते हैं जहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अच्छे से वो मिक्स नहीं होते हैं, तो ऐसे टाइप के कोलाइड कहलाते हैं लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब देखिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर कैसे पॉलीमर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अगर हम ऐसे पॉलीमर्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने पे क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और ये कभी सॉफ्ट नहीं होते उसके बाद, नेवर बिकम सॉफ्ट, नेवर बिकम सॉफ्ट, मतलब एक बार गर्म कर दिया उसके बाद हार्ड हो गए तो फिर ये सॉफ्ट नहीं होते। जबकि दूसरा टाइप के होते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक टाइप के पॉलीमर क्या होता है, जैसे पॉलीथीन होती है, उसको क्या करते हैं, हीट करने में कैसे हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, फिर से कूल करने में कैसे हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो मतलब बार बार हम इसको गर्म ठंडा कर सकते हैं, तो इसका टाइप के पॉलीमर कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ रखा है थर्मोसेटिंग, मतलब ज्यादातर हार्ड टाइप के प्लास्टिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं, जिनको हीट का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक बार गर्म कर दिया हार्ड बन गया, फिर वो हार्ड ही रहता है, सॉफ्ट नहीं होता। तो इस टाइप का एग्जाम्पल है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो किस टाइप का पॉलीमर का एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग। जबकि नाइलॉन हो गया, पीवीसी और नियोप्रीन, ये सब कैसे होते हैं, थर्मोप्लास्टिक टाइप के पॉलीमर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपर मेट। ठीक है, कॉपर मेट का जो हमारा कंपोजिशन होता है वो क्या हो, वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें याद रखना होगा कि कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड से मिलकर क्या बनता है, कॉपर मेट बनता है। अब ये याद ही करना पड़ेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो याद करने वाले हैं, मतलब जहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है मैं आपको समझा दूंगा। अब ये कॉपर मेट आपको याद ही रखना पड़ेगा, कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगा उस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, हमें रिएक्टेंट दे रखा है और उसके बाद उसमें क्या डाल रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हमें प्रोडक्ट में बना रखा है CH3 CHOH और CH3। अब यहाँ पर हमें देखो पूछ रखा है कि आर इन द रिएक्शन, इसमें से रिएक्टेंट क्या रहा होगा। तो अब हमें ध्यान रखना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर हम रिएक्टेंट फर्स्ट को हम रिएक्टेंट मान के चलें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए CH3 CH CH2 और O, इस टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है इपॉक्साइड। ठीक है, जहां पर क्या हो जाता है, तीन रिंग के बीच में ऑक्सीजन होता है, दो कार्बन होंगे और बीच में ऑक्सीजन होगा, उसको इपॉक्साइड बोला जाता है। अगर यहाँ पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालें तो यहाँ पर क्या करता है, ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, लेस हिंडर्ड साइड। ठीक है, लेस हिंडर्ड साइड मतलब जहां पर ब्रांचिंग वगैरह या कार्बन ज्यादा ना हो। जैसे इस साइड में क्या है, CH3 लगा हुआ है तो ये मोर हिंडर्ड साइड है, और इस साइड कुछ नहीं लग रहा है तो ये लेस हिंडर्ड साइड। तो ये क्या करता है, H माइनस यहाँ से देता है और ये अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है आसानी से। तो बन जाएगा क्या, CH3 CH, और इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, इस वाले पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, CH3 बन जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और इस पर भी आकर के क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन OH। तो आंसर क्या सा हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा, जिससे कि हमारा रिएक्टेंट रहा होगा। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो तब 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ से ऑब्टेन हुआ होगा। अगर यहाँ पर से करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, यानी कि यहाँ से ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। इसमें करेंगे तो इसमें ये पूरा का पूरा ये अल्कोहल बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, और इसका भी रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में, तो ऐसा भी हमारा प्रोडक्ट नहीं है। और इससे भी क्या बनेगा, इससे भी अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन ये जो बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ से CH3 CH2OH इस टाइप का प्लस CH3OH बनेगा। तो इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे कि हमारा ये बन रहा है, केवल ए ऑप्शन के थ्रू ये बन पा रहा है। तो ये हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, और इसमें भी इसका भी आंसर गलत दे रखा था यहाँ से आयोग से, तो इसको भी समझना। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। देखिए फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, इन नॉर्मली 3 टाइप के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें H3PO2 H3PO3 और H3PO4 होते हैं। आपको अगर इनका स्ट्रक्चर आता है तो आप आसानी से सभी टाइप के इन सारे स्टेटमेंट को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए H3PO2 बनाने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, देखिए एक डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड हर किसी में होता है। ठीक है, जितने भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस होते हैं उनमें एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फास्फोरस से लगा और एक OH लगा होगा, ये कंपलसरी कंडीशन है। अब देखिए दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो चुके हैं और एक हाइड्रोजन भी यूज हो चुका है, तो बाकी कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर से फिर से वही बनाएंगे, एक P डबल बॉन्ड O और एक OH तो होगा ही होगा, फिर से 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, एक ऑक्सीजन और बचा है, तो क्या हो जाएगा, एक और OH के फॉर्म में बन जाएगा और एक हाइड्रोजन बच गया। और थर्ड में PO4 में क्या होगा, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन तो ऐसे डायरेक्टली जुड़ गया और 3 OH के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है भाई, जितने ऑक्सीजन है उनमें से एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ देना है, बाकी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिला के बना देना है। तो जितने भी OH बन पा रहे उतने OH बनाने, बाकी हम सिंपल से हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है H3PO4 इज ए ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, H3PO4 कौन सा है, H3PO4 ये है, इसमें से कह रहा है ट्राई बेसिक एसिड। देखिए ट्राई बेसिक एसिड उसको बोला जाता है जो क्या कर सके, 3 H+ को डोनेट कर सके। तो इसके पास एक H+ यहाँ से दे सकता है, क्या यहाँ से दे सकता है, यहाँ से दे सकता है, तो हाँ ये क्या है, एक ट्राई बेसिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, एक H3PO4 एक क्या है, ट्राई बेसिक एसिड है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन है H3PO2 ओनली इन H3PO2 ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स आर आयनाइजेबल। अगर हम H3PO2 में देखें तो ये केवल एक ही हाइड्रोजन क्या है, ये वाला आयनाइजेबल है, तो सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। और थर्ड है इन H3PO3 वन पी डबल बॉन्ड ओ एंड वन पी एच बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर यहाँ पर H3PO3 को हम देखेंगे तो वन पी डबल बॉन्ड ओ और दूसरा क्या है, वन पी एच बॉन्ड। हाँ, ये बात भी सही है कि एक पी डबल बॉन्ड और एक पी एच बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है और एक सेल दे रखा है, कॉपर जो है कॉपर 2+ के साथ यहाँ पर कंसंट्रेशन हमको दे रखा है 0.01 मोलर, और उसके बाद यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है और कॉपर यहाँ पर +2 होगा और 0.1 मोलर और कॉपर। तो ये इस टाइप के जो सेल कहलाते हैं उनको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल उनको बोला जाता है जहां पर एक ही मेटल प्रेजेंट रहता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है उनकी। तो जो जब भी हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं उसके लिए हमारे पास एक नस्ट इक्वेशन होती है, तो नस्ट इक्वेशन इसका फॉर्मूला होता है E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। ठीक है, तो ये जो E होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है किसी भी कंडीशन में। E0 क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, और log Q जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट में जितने आयन है उनकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखना, जब भी कंसंट्रेशन सेल की बात आती है तो वहां पर E0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब क्यों 0 होती है, क्योंकि सेम मेटल है, तो E0 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, वो क्या होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, क्योंकि सेम मेटल है इस वजह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दोनों के लिए बराबर होगी, तो ओवरऑल E0 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज पता चल गई, E0 की वैल्यू 0 है, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा E = -0.0591 अपॉन n log Q। ठीक है, अब हमें log Q बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या है, जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं कैथोड। तो कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और यहाँ पर जो कॉपर 2+ का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.01 मोलर। ठीक है, और सेकंड में जो ये राइट साइड में है वो कैथोड है, वहां पर रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, ये हमारा, और इस कॉपर 2+ का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है। ठीक है, तो जहां पर log Q है वो प्रोडक्ट साइड में कौन सा है, राइट साइड में कॉपर 2+ ये वाला है, यानी कि 0.01 मोलर वाला, और रिएक्टेंट साइड में 0.1 मोलर वाला। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में रख देंगे सिंपल सा, E = हो जाएगा -0.0591। अब देखिए n मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो कितने हो रखे हैं, 2, तो अपॉन 2 हो जाएगा, और लॉग ये वाला कॉपर 2+ है जो वो वाला, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो है वो ऊपर आता है और जो नीचे आता है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो लॉग 0.01 अपॉन 0.1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो इसमें अगर हम इसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻1। ठीक है, तो अगर log 10⁻⁻1 को सॉल्व करोगे तो -1 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ओवरऑल E ये -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.0591 अपॉन 2, तो ये डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.02 और 59, दो दो 18 इतना लगभग आ जाएगा, 0.0921 वोल्ट इतना आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 0.0295 वोल्ट होना चाहिए था, 0.295 वोल्ट दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन केवल इसी से मैच कर रहा है तो सी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, आंसर में से आने को 0.0295 आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन NaCl क्रिस्टल ईच Cl- इज सराउंडेड बाय। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हमें
ये क्वेश्चन जो रखा है सॉलिड स्टेट का रखा है, तो कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल के अंदर जो क्लोराइड माइनस आयन है वो कितने अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा रहता है। ठीक है, तो अगर NaCl का क्रिस्टल अगर हम देखें तो इस टाइप का क्रिस्टल होता है NaCl का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये पिंक वाले दिखा रखे हैं वो कैसे क्लोरीन माइनस है, और जो हरे वाले हैं वो कैसे हैं सोडियम प्लस है। तो अगर हम ओवरऑल तो क्रिस्टल लैटिस इस टाइप का होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो एक Na प्लस के चारों तरफ के 6 Cl लगे रहते हैं। ठीक है, एक Na प्लस के चारों तरफ क्या करे रहते हैं, 6 Cl माइनस इसको घेरे रहते हैं। सिमिलरली एक Cl माइनस के चारों तरफ ऐसे ही क्या होता है, 6 Na प्लस इसको सराउंड करे रहते हैं। ठीक है, ऐसे तो वही इसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाता है। एक आयंस के ऊपर अपोजिटली चार्ज कितने आयन चारों तरफ है, तो यहाँ पर Na प्लस के चारों तरफ भी 6 Cl माइनस जुड़े रहते हैं, और Cl माइनस के चारों तरफ भी 6 Na प्लस जुड़े रहते हैं। तो क्वेश्चन जो हमें पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है कि NaCl क्रिस्टल के चारों तरफ Cl माइनस के अराउंड कितने हमारे Na प्लस जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Cl माइनस के चारों तरफ भी 6 Na प्लस जुड़े रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 Na प्लस आयंस। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसका एक बार NaCl का मॉडल आप देख सकते हैं, NaCl क्रिस्टल जिसको हम रॉक सॉल्ट क्रिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 NaCl। या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता था कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है Na प्लस या Cl माइनस का, तो वो भी कितना हो जाता, 6 हो जाता। अगला क्वेश्चन है, ये हमें इक्वेशन रिएक्शन दी है, यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 से हो रखी है, और OH के ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ जा रहा है, CHO जुड़ जा रहा है। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो मतलब बहुत बार आती है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं क्या, रायमर्ट-हीमैन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो CHCl3 होता है वो क्या हो जाता है, NaOH के प्रेजेंस में क्या बना लेता है, पहले NaOH के प्रेजेंस में कुछ स्टेप से रिएक्शन होती है, CH Cl Cl। तो यहाँ पर से NaOH जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर से इधर से H को बाहर एलिमिनेट करता है, और यहाँ से Cl, तो यहाँ पर से एक स्पीसीज बनती है इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं क्या, डाइक्लोरोकार्बिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो हमारा रैमर्ट-हीमैन रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। वो क्या करता है, फिर रिएक्शन के दौरान ऑर्थो पोजीशन पर आके जुड़ता है, और फाइनली हाइड्रोलिसिस करने के बाद इस पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, रैमर्ट-हीमैन रिएक्शन। अब ये आपको याद होगी तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सी एनाइंस। यहाँ पर हमें कुछ ऑक्सी एनाइंस दे रखे हैं जो कि क्लोरीन के ऑक्सी एनाइंस हैं, उनका स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम हमें यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है ClO3, ClO4, ClO नेगेटिव और ClO2। मतलब यहाँ पर 4 दे रखे, एक दे रखा है ClO4 नेगेटिव, एक दे रखा है ClO3 नेगेटिव, तीसरा ClO2 नेगेटिव, और चौथा ClO नेगेटिव। देखिए ऑक्सी एनाइंस जो होते हैं वो कब बनते हैं, जब ऑक्सो एसिड्स में से हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो ऑक्सी एनाइंस बनते हैं, और ये सभी क्लोरीन के ऑक्सी एनाइंस हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सी एनाइंस कौन कौन से होते हैं क्लोरीन के, फिर आपको समझ में आ जाएगा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है HClO4, दूसरा होता है HClO3, तीसरा होता है HClO2, और चौथा होता है HClO। ठीक है, अगर इनमें से देखो तो क्लोरीन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दूसरा देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ पर केवल एक ही ऑक्सीजन है, तो Cl और OH। तो ओवरऑल कर क्या रखा है, देखिए हर जगह से क्या कर रखा है, यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स में से एक एक हाइड्रोजन सभी जगह से क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि ये सारे के सारे एसिडिक होते हैं, तो इनका हाइड्रोजन बहुत आसानी से यहाँ पर से निकल जाता है। तो अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, यहाँ पर से सभी में से एक एक अगर हम हाइड्रोजन हटा दें, यहाँ से भी हटा दें, यहाँ से भी हटा दें, इधर से भी हटा दें, और इधर से भी हटा दें। ठीक है, तो यहाँ पर से सभी जगह से अगर हम हाइड्रोजन को हटाएंगे तो देखिए क्या बन जाएंगे, यहाँ पर से क्लोरीन के ऑक्सो एनाइंस बन जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव,
यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। अब इन्हीं की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना था, बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है 3 डबल बॉन्ड के साथ, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। यहाँ देखें एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज केवल 2 जगह, एक जगह और यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पर केवल एक ही जगह पर डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी HClO4 की, उससे कम HClO3 की, उससे कम HClO2 की और सबसे कम HClO की। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइंस, तो सबसे ज़्यादा स्टेप है ClO4 माइनस, दूसरा ClO3 माइनस, तीसरा ClO2 माइनस और चौथा ClO माइनस। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, द डिफरेंस ऑफ एवरेज एनर्जी लेवल बिटवीन सबस्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज। ये फिर से केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि हमारा सबस्ट्रेट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल सा देखिए, इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है ऐसे स्टेप से, ठीक है। यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट की एनर्जी होती है, ठीक है। इसको वाई एक्सिस हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस में रिएक्शन प्रोग्रेस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट की एनर्जी से लेकर के यहाँ पर बनता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ सबस्ट्रेट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेट तक की एनर्जी को क्या बोला जाता है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा लगभग लगभग। इसको बोला जाता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सबस्ट्रेट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेट तक की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जरूरत पड़ती है जितनी एनर्जी की, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट। देखिए यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट की एनर्जी के बीच का डिफरेंस जो होता है, ये वाला जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन, फिनॉल रिएक्ट विथ एक्सेस ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस। अब ये जो फिनॉल वाला चैप्टर उससे क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए फिनॉल की जो रिएक्शन होती है वो 2 मीडियम में होती है। एक बार हम अगर ब्रोमीन की रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ ही इसकी रिएक्शन करा दें और यहाँ पर वाटर ले लें मीडियम, ठीक है। और एक बार अगर ब्रोमीन की ही करवा लें, साथ में कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2 टाइप का, इस टाइप का कोई सॉल्वेंट ले लें। तो देखिए जो फिनॉल होता है वो खुद भी पोलर होता है, फिनॉल कैसा होता है, पोलर होता है, और वाटर भी H2O कैसा होता है, वो भी पोलर होता है। तो इस वजह से पोलर सॉल्वेंट के अंदर फिनॉल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए जो है यहाँ पर फिनॉल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों जगहों पर एक साथ ब्रोमीन यहाँ पर रिएक्ट कर देता है। इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर से एक बार ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, तीनों एक साथ ही जुड़ जाते हैं। जबकि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होता तो यहाँ पर हमें एक साथ तीनों जगह पे नहीं जुड़ता, या तो ऑर्थो पे जुड़ता है ऐसे ब्रोमीन, और या फिर पैरा पे जुड़ता है ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। लेकिन पोलर सॉल्वेंट में एक ही साथ तीनों जगह पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, और इसका अगर हम नाम दें तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फिनॉल रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। अगला क्वेश्चन है फ्रीऑन 1,2 इज यूज्ड एज। फ्रीऑन, देखो फ्रीऑन जो गैस होती है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरो
कार्बन, जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन का कारण भी है। ओजोन लेयर जो जिसमें छेद हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इस फ्रीऑन गैस के कारण ही हो रहा है। और ये फ्रीऑन गैस फ्रिज में देखा होगा आपके, रेफ्रिजरेटर में इस फ्रीऑन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है फ्रीऑन 1,2 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CF2Cl2। चलिए हो जाएगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। बहुत ही सरल सा ये हमारा थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी कोई रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस एडियाबेटिक कंडीशन में हो रही तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हीट चेंज जो होता है क्या होता है, जीरो। डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये कौन सी कंडीशन है, एडियाबेटिक कंडीशन। ठीक है, एडियाबेटिक कंडीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, Q इज इक्वल टू जीरो फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज Q इक्वल टू जीरो। एक्चुअली में ऐसे डेल्टा Q इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। और ऐसे ही अगर माना आपसे पूछ दे कि भाई एक जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, या फिर टेम्परेचर चेंज जीरो है, तो इस टाइप का जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल। ऐसे ही आइसोकोरिक होती है, आइसोकोरिक कहाँ पर होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी वॉल्यूम चेंज जहाँ पर जीरो होता है। इसके अलावा एक होती है आइसोबारिक। आइसोबारिक, आइसोबारिक कहाँ पर होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी उस पूरी प्रोसेस के दौरान प्रेशर चेंज जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको फिर से बता दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई होप इसके बाद 2-3 ही क्वेश्चन और होंगे। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो बताना क्या है हमको, ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं HCOH, CH3COH और RCH2COH, इनकी रिएक्टिविटी बतानी है कहाँ पर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए, या एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर से क्या बनता है, एस्टर बनता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इस केस में जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जैसे RCOOH, और एल्कोहल जो होता है वो होता है ROH। इसमें जो एल्कोहल वाला पोर्शन है वो क्या करता है, यहाँ पर इस कार्बन पर जाके अटैक करता है। अब अटैक करने के लिए देखिए कब आसानी से अटैक होगा, जितनी आसानी से अटैक होगा उतनी आसानी से प्रोडक्ट एस्टर यहाँ पर से बनेगा। तो अगर यहाँ पर जो R ग्रुप है, लाइक ये H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, ये जितना छोटा होगा, ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहिए इसने, यानी कि प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप ये नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्टिंग होगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पहले ही खुद दे देगा कार्बन को, तो यहाँ पर RO नेगेटिव अटैक नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो इस वजह से सिंपल सा याद रखना है कि जितना बड़ा R ग्रुप होगा उतना ही कम रिएक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन कम हो पाएगी उतनी। ठीक है, तो सिंपल सी बात देखें अगर हम यहाँ पर से, तो हमें जो दे रखे हैं HCOOH दे रखा है। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है CH3COOH, और तीसरा हमें दे रखा है RCH2COOH। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए H सबसे छोटा, ये क्या है, छोटू, और यहाँ पर RCH2 ये क्या है, बड़ू। ठीक है, और यहाँ पर ये मीडियम है। ठीक है, तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही क्या होगा, ROH, भाई तू यहाँ से आया अटैक करने, इसने रोक दिया, मता अटैक करने ही नहीं दिया, तो यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। यहाँ पर छोटा सा ग्रुप था, CH ने अटैक किया, आसानी से अटैक कर लिया, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सबसे आसानी से अटैक करना आसान है HCOH पे, उससे थोड़ा सा मुश्किल है CH3COH पे, और सबसे मुश्किल है RCH2COH पे। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा फर्स्ट वाले पे आसानी से, सेकंड वाले पे उससे कम, और थर्ड वाले पे सबसे कम। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रेस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन है ये BSc लेवल का क्वेश्चन है, और ये आ रखा है ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री से। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री में ये जो कंपाउंड होते हैं ये मेटल कार्बोनिल्स कहलाते हैं, और इनमें जो है आपको ध्यान रखना है, एक रूल होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, उसके आधार पर हम यहाँ पर से मेटल बॉन्ड काउंट करते हैं।
तो थोड़ा सा जिस बच्चे को अगर पता है कि इसमें से कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ये सब, तो उसके लिए आसान होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको एक ऑप्शन इसमें से कैसे होता है, फिर आप लोग खुद भी इसको देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं एक ये वाला ऑप्शन लेता हूँ, Fe2CO9। देखिए इसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं सभी के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखिए आयरन में जो टोटल लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा होता है आयरन का वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, तो टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 एक इलेक्ट्रॉन में हो गए तो 8 × 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर जितने भी मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है कार्बोनिल या लिगेंड, उतना भी हम काउंट करते हैं। तो एक कार्बोनिल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 9 देंगे, 9 × 2, तो यहाँ पर से हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 34। अब इसके बाद हमें यहाँ पर से मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 18n टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हमारे 34 क्या है, टोटल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सिंपल सा है, n मतलब नंबर ऑफ मेटल, तो 18 × 2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 डिवाइड बाई 2, तो 18 दूनी 36 माइनस 34 बट्टे 2, यानी 2/2 यानी कितना, 1। तो पहले वाले में जो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड आएंगे कितने, 1 आएगा। अब ऐसे ही आप देखिए इसमें अगर हम निकालते हैं तो इसमें से निकालने के लिए सिंपल सा हम फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन देता है वो 4 देता है और इंटू 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस आयरन 8 देता है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे, प्लस एक कार्बोनिल 2 देता है और कितने हैं, ये 3 है। तो इस सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाए, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 24, 24 और 3 दूनी 6, 24 और 6 30। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए, 30। फिर से सेम वही चीज करेंगे, 18n टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 18 × n कितने हैं यहाँ पर, आयरन मेटल कितने हैं, 2, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 30 डिवाइड बाई 2। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो बनाना होगा तो मैं अलग से इसको बना दूंगा। देखिए 18 दूनी 36 माइनस 30/2 यानी कितना, 6/2 यानी कितना, 3। तो दूसरे में कितने आ गए, 3। तो आपका आंसर यहीं से सही हो जाएगा कि फर्स्ट में 3, एक मेटल मेटल बॉन्ड और दूसरे मॉलिक्यूल में 3, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो आप वॉच करके अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर अलग वीडियो हम इसके लिए बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर फॉर 0.01 मोलर आइडियल सॉल्यूशन विल बी। तो वन टॉप फैक्टर जिसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, वो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन, और नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। ये जो हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर होता है उसमें एक टॉपिक है वन टॉप फैक्टर करके। तो ये सिंपल सा, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना था, इसमें सिंपल सी बात थी कि जो भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर ना ही डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस जितने भी होंगे पहले 0.1 मोलर ही रहा होगा, और आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद भी उतना ही 0.1 रहा, और पहले भी 0.1 ही था। तो 0.1 से 0.1 कटेगा तो आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। वन टॉप फैक्टर, या सिंपली आप याद रखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट इज हेल्प इन। मतलब जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है, सीमेंट के अंदर हम एक चीज ऐड करते हैं, सीमेंट हम एक चीज ऐड करते हैं, क्या वो करते हैं, जिप्सम। तो जिप्सम को क्यों ऐड किया जाता है सीमेंट के अंदर, तो उसका काम होता है प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ द सीमेंट। ये क्या करता है, सीमेंट को फटाफट जमने से रोकता है। अगर नहीं तो क्या होगा, जितनी देर में हम ईंट लगाने के लिए तैयार होंगे उतनी देर में सीमेंट सेट होके खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट में जो भी सीमेंट रहता है उसके अंदर जिप्सम भी मिलाया जाता है, ताकि वो क्या करे, फटाफट से जो सीमेंट जमना शुरू कर देगा उसको रोक दे, सीमेंट को जमने ना दे। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि आपको समझ में आई ये चीज़ें, और अब भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में
ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको और वीडियोज की ज़रूरत है, आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका रिव्यू रहता है आप ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।